डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का आज से 4 राज्यों का तूफानी दौरा। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी का भी करेंगे दौरा। किसानों के लिए मोदी सरकार ने लिए बड़े फैसले। धान, कपास समेत 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। ब्याज सहायता योजना जारी रखने का ऐलान। मणिपुर में फिर सरकार गठन को लेकर सरगर्मी तेज। 44 विधायक तैयार। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी का दावा, आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर का एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की साझा कार्रवाई। गाजा में मारा गया हमास चीफ मोहम्मद सिनवार। 13 मई को ही इजरायली हमले में हुआ ढेर। 15 दिन बाद हुई घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। पुलिस फोर्स ने हाल ही में बीजापुर दंतेवाड़ा क्षेत्र की सीमा में एक मुठभेड़ के दौरान करोड़ के इनामी कुख्याति नक्सली बसवा राजू को मार गिराया है। इस मुठभेड़ के बाद बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में आर्म्स और इम्यूनिकेशन बरामद किए गए हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इसके अलावा बसवा राजू की मौत के बाद जांच में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी प्राप्त हुआ है, जिसमें नक्सलियों के सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पुलिस महानिदेशक सुंदर राज पी ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों को सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्यूनिशन और अन्य जो सामग्री बरामद किए गए थे सुरक्षात्मक कारणों से, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसी कारण से हम इस संबंध में बहुत ज़्यादा खुलासा अभी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, यदि स्थानीय पुलिस को हो या अन्य एजेंसी से, सबसे मदद ली जा रही है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस हमको मिला है उससे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम उसको जांच पड़ताल करेंगे, और उसमें जो भी सामने बात आएगा उसी के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई, काफ़ी सख्त कार्रवाई होगा, ताकि जो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन की इस प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि के लिए साथ दे रहे हैं, उन सबके खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई होगा। यदि वो शहरी इलाका की व्यक्ति हो या ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हो, जंगल के व्यक्ति हो, या डायरेक्टली महोदय कैडर हो, या उनकी समर्थक हो, या उनके सप्लायर्स हो, या उनकी हिंसात्मक विचारधारा को सहयोग देने वाला, समर्थन देने वाला व्यक्ति हो, सब कानून के सामने आरोपी के रूप में, जैसे यूएपीए में भी है और छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम में भी, और जितना भी जो कानूनी प्रावधान है, जो क्योंकि सीपी महोदय संगठन अपने आप में एक प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन है, इसके लिए कोई भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगा उसके बारे में हमको जानकारी किसी भी माध्यम से मिलेगा, उसका तस्दीक करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। मुठभेड़ के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या। बिलासपुर शहर में बहने वाली अंतःसलीला अरपा नदी को बचाने और उसमें पानी बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में शिवघाट पर एक नया बैराज बनाया जा रहा है, जिसके साथ एक पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण के लिए वैकल्पिक मार्ग भी विकसित किए जा रहे हैं। हाल में अरपा रिवर व्यू को आकर्षक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बैराज का निर्माण पहले ही पूरा हो जाना था, लेकिन कुछ कारणों से यह कार्य विलंबित हो रहा है। बैराज के दोनों ओर सड़क मार्ग का निर्माण करके कोनी पेंड्रीडीह हाईवे से सिपत मार्ग तक जाने वाले वाहनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सरकंडा और रतनपुरा से आने वाले वाहन भी बिना शहर में प्रवेश किए बाहर निकल सकेंगे।
गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को सीखने और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन कई सरकारी स्कूलों में ये उद्देश्य भटक गया है। हाल ही में कोटा ब्लॉक के खैरा संकुल के कोइलारी पारा स्थित एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राओं को श्रमदान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिक्षकों ने छात्राओं के साथ में वाइपर और झाड़ू थमाकर उन्हें स्कूल की सफाई करने पर लगा दिया है। इस दौरान शैक्षणिक गतिविधियों और दूसरी विकासात्मक आयोजनों के बजाय छात्राएं केवल साफ सफाई में व्यस्त नजर आ रही हैं। हाल ही में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के फूड काउंटर पर खाद्य सामग्रियों की मनमानी कीमतों पर बिक्री का मामला सामने आया है। यात्रियों की शिकायतें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि खाद्य सामग्रियों पर लगे लेबल को मिटा दिया जा रहा है, जिससे न केवल मूल्य बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी गायब हो जाती है। इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें ये चिंता है कि इस तरह की प्रथा से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार की शाम की इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे अधिकारियों की नजरें इस गंभीर मुद्दे पर नहीं गई हैं। हालांकि रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन क्या इन व्यवस्था के पीछे कुछ गलत हो रहा है? अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इसकी जांच करें और उचित कार्रवाई की जाए। विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर संविधान का जय घोष किया और नारेबाजी की, जिसमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान की आवश्यकता को उजागर किया गया है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्य एकत्रित हुए और एकजुटता का संदेश दिया। प्रियंका शुक्ला ने कहा कि हमें गौमाता, चर्च या अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। केंद्र शासन द्वारा 2026 तक सभी स्थानों पर फाटकों को बंद कर अंडरब्रिज बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे रेलगाड़ियों का आवागमन बिना किसी रुकावट के हो सके। इस दिशा में विभिन्न स्थानों पर अंडरब्रिज का कार्य चल रहा है, जिसमें स्टेशन और गौरी नगर शामिल है। इन परियोजनाओं का निर्माण लगभग 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। मोतीपुर में भी एक छोटा अंडरपास बनाने की योजना प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना के तहत शासन और प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में सांसद द्वारा भी इस स्थल का निरीक्षण किया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंडरपास निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो रहा है। मैं हर बुधवार को सवेरे 1-2 घंटे निरीक्षण करता हूँ। कुछ कुछ कार्य योजना में आने वाले समय में बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, तो उसके लिए अंडरब्रिज एक काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे 2 अंडरब्रिजेस है, मैंने निरीक्षण किया है। होपफुली दिवाली तक हमारे दोनों अंडरब्रिजेस बन जाएंगे लगभग। क्योंकि अभी बारिश चालू होगा, इसकी वजह से पुशिंग नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वो आने वाले 2 महीने का ही काम अंडरब्रिजेस में बचा है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग है कि दिवाली तक हम लोग दोनों अंडरब्रिजेस को प्रारंभ करें। इसके अलावा तुलसीपुर में नया एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, जिसमें सीढ़ियाँ के ये लोगों को बनेगा। तो उसमें हमने जो उनके जो चीफ इंजीनियर है, जो नागपुर में बैठते हैं, उनसे चर्चा की है कि क्या उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल या एटलीस्ट बाइक, छोटे बाइक्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो इसमें चर्चा जारी है, क्योंकि अगर ऐसे कोई भी संरचना बनती है तो उसमें एक स्लोप चाहिए होता है। तो अगर वो स्लोप मिलेगा तो हम लोग उसको पेडेस्ट्रियन की जगह छोटे बाइक्स या एलएमवी के लिए कर सकते हैं। उसका सर्वे जारी है, उसमें जो भी अंतिम निर्णय होगा वो आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। राजनांदगांव
देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए दुर्ग जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल और संबंधित विभागों को एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सके। जिले में कोविड-19 के मामलों की वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है। सभी संस्थाओं को, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, 2 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, शंकराचार्य चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सभी को लेटर जारी किया गया। जितने नर्सिंग होम हैं उनको भी हमने लेटर जारी किया। जितनी हमारी संस्थाएं हैं, सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और फील्ड लेवल से मितानिन तक को हमने अभी लेटर जारी कर दिया। सबको बता दिया गया है कि कोविड जो है, जो हमारा पूर्व में जो था, 2 गज की दूरी बना के रखना है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगा कर रखना है, सैनिटाइज करना है, खांसते छींकते समय मुंह पे रुमाल रखना है, और जो डिस्टेंसिंग वाला है, कपड़ा क्लीनिंग का, हम कहीं से हॉस्पिटल वाले, हमारे जो भी बंधु है, नगर वाले या ग्रामीण वाले हैं, सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो जिस प्रकार हमने पूर्व में भी किए थे, जो बचाव और कोशिश किया था, वही चीज़ आज की स्थिति में भी हम करें। क्योंकि अभी जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके आधार पे, जो प्राप्त सूचना के आधार पे अभी कोविड का वेरिएंट जो है थोड़ा सा बदल गया है। NB 1.81 जिसका एक केस मिला था, और दूसरा LF जिसका 7 है, जिसका सब वेरिएंट है JN1, इसके भी केस मिले हैं। तो अभी ये कितनी खतरनाक है, संक्रामक तो रहेगा ही कोविड जो है, लेकिन कितनी घातक है इसकी जानकारी अभी आने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन जो भी केस है, हम कोई भी चीज़ को एकदम बारीकी से लेना है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी मृत्यु का सवाल रहता है। तो सभी से मेरा पुनः अपील कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑक्सीजन प्लांट है, CCM मेडिकल कॉलेज में हमने बात किया है, 5 वार्ड है, जिसमें डेडिकेटेड 2 है 30-30 बेड का, और बाकी आइसोलेशन और एक ANC मदर के लिए, गर्भवती के लिए। और जिला अस्पताल में रेस्पिरेटरी सेंटर है, वहाँ भी हमने बात कर लिया। और सभी गवर्नमेंट संस्थाओं में इस प्रकार के उपचार की पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा किया गया है। इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है। सभी संस्थाओं को। ब्लॉक धमधा में डायबिटिक रेटिनोपैथी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक और ऑन हैंड फंडस कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। ये कैमरा पूरे दुर्ग जिले में अपनी तरह का एकमात्र उपकरण है, जिसकी कीमत 5 लाख से अधिक है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य डायबिटिक रेटिनोपैथी और मोतियाबिंद के मरीजों का पता लगाना और उन्हें उचित उपचार प्रदान करना है। शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन जिला चिकित्सालय दुर्ग में डॉक्टर संगीता भाटिया और डॉक्टर कल्पना अग्रवाल की टीम द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा रेटिना मरीजों की जांच की जाएगी और उन्हें रायपुर में आगे के इलाज के लिए भेजा जाएगा। शिविर के दौरान कोड़िया शिविर में पाए गए 10 मरीजों का निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण भी किया गया, जिससे इन मरीजों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिला है। दुर्ग जिले में मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा को ही डायबिटिक रेटिनोपैथी जांच शिविरों का आयोजन का शासन द्वारा अनुमति मिली है, और पूरे दुर्ग जिले में धमधा ब्लॉक को ही सर्वप्रथम चयन किया गया है। और वहां पर मैं BS राव वरिष्ठ नेत्र सहायक अधिकारी और श्री संतोष सोनवानी जी, जो दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, उनके द्वारा फंडस मशीन के द्वारा जांच किया जा रहा है। और वहाँ पर लगभग हमारे 7 शिविर हो चुके हैं। प्रत्येक शिविर में 20-22, 10-15 मरीज मिल रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण जो रेटिना में चेंजेस आ रहे हैं, उन मरीजों को जिला चिकित्सालय दुर्ग लाकर डॉक्टर संगीता भाटिया मैडम को दिखाना है। ये उनका स्क्रीनिंग वगैरह करके जो भी आवश्यक होंगे उनको हम मेकारा रायपुर मैडम भेजेंगी आगे के ट्रीटमेंट के लिए। जिला दुर्ग में WHO द्वारा फंडस कैमरा धमधा ब्लॉक में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए प्रदान किया गया है, और धमधा ब्लॉक के ही नेत्र सहायक अधिकारी संतोष सोनवानी को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। धमधा ब्लॉक के पूरे फील्ड में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए फंडस कैमरे का यूज़ करके
रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें धमदा ब्लॉक के मेडेसरा, रौंदा, धमदा, कोडिया, जरवाया, बरहापुर, हिर्री, अहिवारा में स्क्रीनिंग कैंप किया जा चुका है। 28 तारीख को पंचदेवरी में डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग कैंप अभी संपादित है। दुर्ग जिले में दुर्ग नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण जबरदस्त हंगामा किया। नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और शहर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कई कर्मचारियों ने बताया कि जिनको वेतन मिला है उसमें अनुचित कटौती की गई है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे तब तक काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। यदि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारियों का हड़ताल और बढ़ सकता है, जिससे शहर की स्वच्छता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में कुम्हारी टोल प्लाजा को अवैध वसूली का अड्डा बताते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये टोल प्लाजा लोगों की गाढ़ी कमाई पर चूना लगा रहा है और इसे तत्काल हटाने की मांग की गई है। उपाध्याय ने बताया कि रायपुर और दुर्ग के बीच लंबे समय से संचालित इस टोल नाके में अनियमितताएं और अवैध वसूली हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इससे साथी मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया, टोल प्लाजा में जाकर कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बावजूद इस टोल को नहीं हटाने का काम और मनमानी एनएचआई के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2 डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो लगातार वो सरकार इसको रोक नहीं पा रही और अवैध वसूली लगातार गुंडों के द्वारा आम आदमी से लिया जा रहा है। इसी प्रकार से सुंदरनगर का टोल आप लोग जानकारी में होगा, आप लोगों के, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं थी राज्य में, सुंदरनगर मध्य में टोल लगाया जा रहा था, जिसकी लड़ाई कन्हैया भैया ने भी, हमने भी, गिरीश भाई ने भी, पंकज भाई ने भी कोर्ट से लेके सड़क की लड़ाई को लड़ने का काम किया और वो टोल जो नामुमकिन था वहां से हटा है। अभी भी इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम सड़क की लड़ाई को लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई की भी तैयारी में काम चल रहा है। हम कानूनी लड़ाई भी कर रहे हैं, उसमें भी मैं समझता हूं कि जरूर न्यायालय से हम लोगों का उसको फायदा मिलेगा। इससे साथी मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया, टोल प्लाजा में जाकर कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से अमानवीय करार दिया है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में कई जटिलताएं हैं और सरकार इसके भीतर जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसका परिणाम भविष्य में गंभीर हो सकता है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या को देखते हुए उन्हें मर्ज करने का निर्णय लिया है। साथ ही शिक्षकों की सेवाओं को अन्य स्कूलों में सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर जोर दिया है। ऐसे युक्तियुक्तकरण के तहत लगभग 10,630 स्कूलों के बंद होने की बात सामने आई है। 5 चौके 20, यानी एक दिन में आपको पहली से 5वीं कक्षा प्रति कक्षा 4 विषय पढ़ाने, तो 20 विषय आपको एक दिन में पढ़ाने। पहली और दूसरी कक्षा में शायद 3 विषय पढ़ाते हैं, तो 2 कम कर दीजिए तो 18 विषय हो गए। अब 2 टीचर अगर एक दिन में 18 विषय पढ़ाते हैं, यानी 9 विषय एक दिन में, और वो कैसे 5 क्लास हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 2 टीचर हैं। अब ये टीचर पहली कक्षा लेगा कि दूसरी कक्षा लेगा कि तीसरी कक्षा लेगा कि चौथी कक्षा लेगा कि 5वीं कक्षा लेगा कि एक साथ पढ़ाएगा। यानी जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट पूरी तरह से दूषित है और अमानवीय होगा किसी भी मानव से ये उम्मीद करना कि वो इतने ज्यादा विषय एक दिन में पढ़ा सके। पढ़ाई। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।